एक्ट है कब का? राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 का। कब का है? 2001 का। 2001 का ये एक्ट है जो लागू कब हुआ था? 2003। ये अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन है सेक्शन 1 के अंदर, और कोई क्वेश्चन नहीं है। कहाँ लागू, कहाँ लगता है, ये अप्लाई कहाँ होता है? तो होल ऑफ राजस्थान, होल ऑफ राजस्थान। तो भैया ऐसा है, ये लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2003 को। बस एक ही क्वेश्चन ध्यान रखना है और अपने को इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं देखना, ठीक है। अब आते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक जो कल अपने ने चालू किया था, डेफिनेशन, जिसको अपने बोल सकते हैं परिभाषा। सेक्शन 2, यहां से ध्यान देना है। सेक्शन 2 को लेकर सबसे पहली बात तो ये कि भाई अपने जो वो अल्फाबेट है, जो वर्ड्स हैं, वो कैसे याद करेंगे कि भाई एमेनिटी या सुख सुविधा कहाँ लिखा गया है, लैंडलॉर्ड, ये सब कहाँ लिखा गया, तो ये अपने को पता होना चाहिए। तो उसको लेकर अपने ने एक ट्रिक बनाई हुई है कि भाई AA म्युनिसिपल एरिया प्रेमाइसेस। तो सिंपल सा ध्यान रखना, AA मतलब ऑल म्युनिसिपल एरिया प्रेमाइसेस। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के बारे में भी यही कहा जाता है कि राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट उन सभी प्रेमाइसेस को लगता है। प्रेमाइसेस मतलब परिसर, उन सभी प्रेमाइसेस को लगता है जो म्युनिसिपल एरिया में आती है। तो हमने उसी को लेकर एक ट्रिक बना रखी है, ऑल म्युनिसिपल एरिया प्रेमाइसेस। ए से हुआ एमेनिटीज, सुख सुविधाएं, एपिलेट रेंट ट्रिब्यूनल, लैंडलॉर्ड, लीज, म्युनिसिपल एरिया प्रेमाइसेस। तो अब हम याद रख सकते हैं 2A एमेनिटीज, 2B एपिलेट रेंट ट्रिब्यूनल, 2C लैंडलॉर्ड, 2D लीज, 2E म्युनिसिपल एरिया, 2F प्रेमाइसेस। अगर हिंदी में है तो 2 क ख ग घ ड च। तो सबसे पहली चीज जो याद रखनी है, कौन सा वर्ड कहां पर डिफाइंड है, तो ये चीज ध्यान रख लेना। जो आपका सेक्शन 2 है उसके अंदर वैसे तो टोटल 10 है, मतलब 2A से लेकर 2J तक चलता है, पर पहले ध्यान रख लेना इतना, 2A से लेकर F तक ऑल म्युनिसिपल एरिया प्रेमाइसेस, एमेनिटीज, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, लैंडलॉर्ड, लीज, म्युनिसिपल एरिया प्रेमाइसेस, एमेनिटीज सुख सुविधा, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल अपील किराया अधिकरण, लैंडलॉर्ड भूमि स्वामी, लीज हो गया, म्युनिसिपल एरिया हो गया, और प्रेमाइसेस परिसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं अगले जो इसके अल्फाबेट है वो कैसे याद करेंगे। अगले अल्फाबेट का तरीका सिंपल सा है, R S और T, रेंट ट्रिब्यूनल, सीनियर सिटीजन, टेनेंट और ट्रिब्यूनल, जिसके अंदर सिंपल सी कहानी है। F तक तो ये है 2G, 2H, 2I और 2J। क ख ग घ च तक ये हो चुका था, च छ ज झ और न। ये हो गए आपके सेक्शन 2 के अल्फाबेट जो याद करने हैं, ये प्री में पूछे जाते हैं। ज्यादातर जो पूछे जाते हैं वो तो है टेनेंट, लैंडलॉर्ड, प्रेमाइसेस, ज्यादातर तो यही पूछे जाते हैं। बट फिर भी सारे याद रखना, क्योंकि ऑब्वियस है एग्जामिनर की इच्छा है भाई, वो कुछ भी पूछ सकता है। वो बोल सकता है सीनियर सिटीजन कहाँ बताया गया बताओ। तो कैसे याद करोगे, ऑल म्युनिसिपल एरिया प्रीमाइसेस, RST, आर पे आ गया रेंट ट्रिब्यूनल, एस पे सीनियर सिटीजन, टी पे टेनेंट और ट्रिब्यूनल दो है, आर पे रेंट अथॉरिटी भी आता है पर वो अलग से लिखा हुआ है तो अपने उसको बिल्कुल अलग से लिख के छोड़ देंगे। रेंट अथॉरिटी 2FA, ये हो गया रेंट अथॉरिटी।
तो ऑल म्युनिसिपल एरिया प्रीमाइसेस RST, ये हुए अल्फाबेट। कैसे, कहां पे, कैसे याद किया जाएगा, ये तरीका हो गया। अब आते हैं इनके टॉपिक पे, सीधा चालू करते हैं वर्ड से। कल अपने कर चुके हैं इसलिए थोड़ा सा इसको फटाफट कर लेते हैं। एमेनिटीज वर्ड हमने कल पढ़ा था, जिसको लेकर हमने बोला था कि एमेनिटीज में क्या मतलब होता है, सुख सुविधा। सुख सुविधा में सब कुछ आता है, पानी, बिजली, स्टेयर, सब कुछ, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेयर्स, सीढ़ियां, पैसेज, आने जाने का रास्ता, हवा, रोशनी, सब कुछ आपका, फर्नीचर, टीवी, केबल, लेबोरेटरी या सैनिटरी सर्विस, कुछ भी है, ये सब एमिनिटीज है, ये सब एमिनिटीज है। तो हमसे जो पूछा जा सकता है यहां से, एमिनिटीज वर्ड कहां डिफाइंड है, 2A बोल दो या 2K बोल दो, यहां पर डिफाइंड है। हमारे लिए एमिनिटीज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि किराया शब्द के अंदर, किराया का अगर हम मीनिंग, हम आगे जाके एक मीनिंग पढ़ेंगे कि किराया क्या होता है, किराए में क्या क्या चीजें आती हैं, तो एमिनिटीज के जो चार्जेस होते हैं वो किराए का पार्ट नहीं होते हैं। एमिनिटीज या सुख सुविधाओं के चार्जेस जो मकान मालिक है, जिसको हम बोलते हैं भूमि स्वामी, वो अलग से भी ले सकता है। तो एमिनिटीज इंपॉर्टेंट क्यों है कि एमिनिटीज के जो चार्जेस है वो रेंट का पार्ट नहीं होता है। नॉर्मली लैंडलॉर्ड टेनेंट ने एग्री कर रखा है तो अलग बात है, पर एज पर लॉ जनरली एमिनिटीज के चार्जेस रेंट का पार्ट नहीं होते हैं। ये दोनों लोग आपस में एग्री करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फर्निश्ड मकान किराए पे लिया, तब उसमें तो मैंने बोल दिया भैया एक मुश्त किराया बताओ, उसने कहा 20,000 रुपए एक मुश्त किराया, बात खत्म। उसमें सब कुछ है, जो भी वो सुख सुविधाएं दे रहा है, फर्नीचर, टीवी, AC, सबका इंक्लूडेड है। पर नॉर्मली कानून बोलता है कि ऐसा नहीं होता, किराया एक चीज होता है और जो भी आप अलग से सुख सुविधाएं लेते हैं, आप फर्नीचर ले रहे हैं, टीवी ले रहे हैं, उसका जो मकान मालिक है, जो भूमि स्वामी है, वो अलग से किराया ले सकता है। तो हमको ध्यान रखना है। चार्जेस फॉर एमिनिटीज, एमिनिटीज के जो भी पैसे होते हैं नॉट इंक्लूड इन रेंट, रेंट का पार्ट नहीं होता है, विच मीन्स एमिनिटीज के लिए अलग से पैसा लिया जा सकता है। एमिनिटीज के लिए, सुख सुविधाओं के लिए अलग से पैसा लिया जा सकता है, ये इतनी सी बात है। दो क्वेश्चन, एमिनिटीज वर्ड कहां डिफाइंड है, एमिनिटीज वर्ड के लिए अलग से पैसा लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है, क्योंकि सुख सुविधाओं का जो पैसा है वो किराए के अंदर नहीं आता है। ये हुआ एमिनिटीज। अब दूसरा, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, जिसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, अपने को सिर्फ इतना बताया गया है कि सेक्शन 19 में बताया गया है, और कहां बात हुई है इसके बारे में, 2B। क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, बट फिर भी अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रख लेना। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, अपील किराया अधिकरण के बारे में कहां बात है, सेक्शन 2B। उसके अलावा कौन सा सेक्शन है जो उसकी बात करता है, सेक्शन 19। तो बस ये सेक्शन नंबर ध्यान रख लेना कि कौन से सेक्शन जो है जो अपील किराया अधिकरण के बारे में बात करते हैं, सेक्शन 2B या फिर सेक्शन 19। अब आता है लैंडलॉर्ड। कल अपने ने लैंडलॉर्ड पे बहुत डिटेल डिस्कशन किया था, उसको लेकर बस ध्यान रख लेना कि अपने को इसको याद कैसे करना है, कि अपने को इसको याद कैसे करना है। लैंडलॉर्ड वाली डेफिनेशन को दो पार्ट में याद करना है। पार्ट 1 कि लैंडलॉर्ड के अंदर क्या क्या आता है, तो हम बोलेंगे लैंडलॉर्ड या भूमि स्वामी इसके अंदर आते हैं वो सभी पर्सन जो किराया रिसीव कर रहे हैं या किराया ले रहे हैं, वो सभी पर्सन जो एंटाइटल है टू रिसीव रेंट, जिनके पास अधिकार है किराया लेने का, वो सभी पर्सन जो रेंट रिसीव करते जब प्रेमाइसेस या परिसर, ध्यान रखना कि जो रेंट, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है उसमें प्रॉपर्टी के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है, प्रेमाइसेस।
हम भी यही वर्ड यूज करेंगे। प्रॉपर्टी के लिए क्या यूज किया गया है? प्रेमाइसिस। तो ध्यान रखना है, हमको याद रखना है कि इंग्लिश में है प्रेमाइसिस, हिंदी में है परिसर। जो रेंट रिसीव करता जब प्रेमाइसिस या परिसर किराए पर दिया जाता। तो अब ध्यान देना, एक पार्ट तो ये हुआ, वो बंदा जो रेंट रिसीव कर रहा है, या वो बंदा जिसके पास रेंट रिसीव करने का अधिकार है, या जो वो बंदा जो रेंट रिसीव करता अगर इस प्रॉपर्टी को या प्रीमाइसिस को किराए पर दिया जाता। तो कोई भी बंदा इनमें से किसी भी कैटेगरी में आता है, इनमें से किसी भी कैटेगरी में आता है, वो लैंडलॉर्ड है। पार्ट 1। पार्ट 2 कैसे याद रखोगे? पार्ट 2 कि जो लैंडलॉर्ड है या जो पर्सन है वो रिसीव कर रहा है रेंट ऑन ओन अकाउंट, या बोल सकते हैं एज लैंडलॉर्ड, रिसीव कर रहा है रेंट एज एजेंट, एज ट्रस्टी, एज गार्जियन, एज रिसीवर। दो पार्ट है। पहला पार्ट कि वो बंदा जो रेंट रिसीव कर रहा है, जो रेंट रिसीव करेगा, या जो रेंट रिसीव करने का अधिकारी है या एंटाइटल है। दूसरा पार्ट, बंदा जो भी पर्सन है वो रेंट रिसीव एज ए लैंडलॉर्ड या ऑन अकाउंट कर रहा है, या एज एन एजेंट, ट्रस्टी, गार्जियन, रिसीवर कर रहा है, वो लैंडलॉर्ड। इन दोनों को जोड़ के लिखोगे। कैसे लिखोगे? कि वो पर्सन जो रेंट रिसीव कर रहा है आइदर ऑन हिज ओन अकाउंट, एजेंट, ट्रस्टी, वो बंदा जो रेंट रिसीव करता अगर प्रॉपर्टी दी जाती आइदर ऑन हिज ओन अकाउंट, एजेंट, ट्रस्टी, गार्जियन, रिसीवर, वो बंदा जो रेंट रिसीव करने के अधिकारी है, चाहे खुद के अकाउंट के तौर पर या फिर एज एन एजेंट, ट्रस्टी। इन दोनों पार्ट को जोड़ के लिखोगे आप। और कैसे लिखोगे? हाँ जी, हाँ अभी आते हैं नवीन जी, है ना, इस क्वेश्चन पे अभी आते हैं। 1 मिनट पहले ये देख लेना, ठीक है। अब ध्यान देना कैसे लिखोगे। जैसे ये लाइन है ना, अपने ने तो इतना लिखा है, यहीं पे आगे जोड़ दोगे। वो बंदा जो रेंट रिसीव कर रहा है ऑन अकाउंट, एज एजेंट, एज ट्रस्टी, जो अपने ने वहां लाइन लिखी है वो सारी, और वो बंदा जो रेंट रिसीव करने का अधिकारी है आइदर ओन अकाउंट, एज एजेंट, एज ट्रस्टी, या फिर वो बंदा जो रेंट रिसीव करता अगर प्रीमाइसेस दी जाती किराए पर, और आइदर ऑन हिज ओन अकाउंट और एज एजेंट, ट्रस्टी, ऐसे करके आपको अगर मेंस का क्वेश्चन आता है तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन लिखोगे, दोनों चीजें साथ में जोड़ के लिखोगे, ठीक है। अभी आते हैं आपके ना, अब ध्यान देना, ये जो आपका है क्या नाम है? लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड के अंदर प्री से जो क्वेश्चन आ सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन, लैंडलॉर्ड वर्ड कहां डिफाइन है। दूसरा क्वेश्चन जो आ सकता है ये कि भाई लैंडलॉर्ड में कौन कौन लोग आते हैं। तो लैंडलॉर्ड खुद तो आता ही आता है, उसका एजेंट भी आता है, उसका ट्रस्टी, गार्जियन, रिसीवर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैंडलॉर्ड वर्ड के अंदर कौन कौन आते हैं। तो ये लोग एजेंट, ट्रस्टी, गार्जियन, रिसीवर, इनको याद कर लेना, ठीक है। तो ये अपने कल इन डिटेल कर चुके हैं, इसीलिए मैंने लैंडलॉर्ड को थोड़ा फटाफट करवा दिया। क्यों ऐसी डेफिनेशन बनाई गई, क्यों ऐसा लिखा गया, वो अपने कल सारी डिटेल में बात कर चुके हैं, ठीक है। हाँ जी, बनाकर किराया दे दिया, उसके लिए क्या प्रोविजन है और किस एक्ट में है, ठीक है। देखिए नवीन जी, ऐसा है, ये वैसे अपने ने कल बात की थी, मैं अभी इसको बता देता हूँ। 12 साल, अब देखो इनका क्वेश्चन ये है, बस आप लोग तो पढ़ ही रहे, सॉरी, कि भाई 12 साल से कोई बंदा जो है वो कब्जे में है। पहली बात तो साहब, सरकारी जमीन पर आप सिर्फ 12 साल से हो, आप एक्विजिशन का अधिकार जिसको अपने बोलते हैं, जिससे आप मालिक बन जाते हो, उसके लिए आपके पास कम से कम 30 साल का होना चाहिए। 25 साल है, ठीक है, 25 साल मान लो वैसे, कि 25 साल का आपके पास कब्जा होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं आगे की बात, परिसर बनाकर किराए पर दिया, उनके लिए क्या प्रोविजन है। सर वही बात, ये जो डेफिनेशन लिखी गई ना कि भाई वो बंदा रेंट रिसीव कर रहा है या फिर रेंट रिसीव करने के अधिकारी है या रेंट रिसीव करता, ये इसीलिए लिखी गई कि कोई मिसयूज ना कर ले। अगर वो सिर्फ इतनी सी बात लिख देते ना कि जो बंदा रेंट रिसीव कर रहा है वो भूमि स्वामी हो गया, वो लैंडलॉर्ड हो गया, डिस्प्यूट हो जाता। जैसे आपने भी एग्जांपल दिया कि एक बंदा प्रॉपर्टी पे कब्जा करता, वो क्या करता, किराए पे चढ़ा देता, बाद में कहता साहब मैं मालिक बन गया। कानून कहता है ऐसा नहीं, हम डिसाइड करेंगे
कि तुम इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आते हो, और वो कैटेगरी लॉफुल कैटेगरी मतलब वैधानिक कैटेगरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम बोल दो साहब मैं तो किराया रिसीव कर रहा हूं, मैं भूमि स्वामी हो गया। कानून कहता है ना, एक आदमी किराया रिसीव कर रहा है प्रॉपर्टी पर कब्जा करके, एक आदमी है जो कहता है कि साहब कब्जा मेरा नहीं था पर प्रॉपर्टी मेरी है, मेरा अधिकार बनता था। वहां कानून क्या बोलेगा? कानून बोलेगा कि भैया देखो, एक आदमी है ए, एक आदमी है बी। ए कह रहा है कि साहब मैं किराया रिसीव कर रहा हूं, बी कह रहा है कि साहब मेरा अधिकार बनता है, ये कब्जा करके बैठा है। तो वहां पर दो लोग हैं, ये इसमें क्लेम कर रहा है, ये भाई साहब इसमें क्लेम कर रहे हैं। ए कह रहा है मैं रिसीव कर रहा हूं, बी कह रहा है मेरे पास अधिकार है। वहां पर कोर्ट का काम आता है, वहां पर जो ये ट्रिब्यूनल होते हैं ना, इनका काम आता है। चलो ट्रिब्यूनल तो लैंडलॉर्ड टेनेंट में जाता है, वहां पर कोर्ट का काम आता है। फिर कोर्ट बोलता है कि भैया ऐसा है, अब भूमि स्वामी तो तुम दोनों में से एक होगा। तो हम मान लो कोर्ट ऐसा बोलती है कि हम बी को भूमि स्वामी कह रहे हैं, क्यों? इस बेस पे। ए को हम इसलिए भूमि स्वामी नहीं कहते क्योंकि ए जो रेंट रिसीव कर रहा है वो लॉफुली रिसीव नहीं कर रहा है। तो कहानी जो यहाँ ये बनती है ना, ये कहीं प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, लिखते टाइम अपने को ऐसा नहीं लिखना। कहानी जो यहाँ बनती है ना कि वो बंदा रेंट रिसीव कर रहा हो, सर वो लॉफुली रेंट रिसीव कर रहा हो। ऐसा नहीं कि कब्जा कर दिया प्रॉपर्टी पे और किराए पे चढ़ा दी और आप भूमि स्वामी बन गए, नहीं। लॉफुली रेंट रिसीव कर रहा हो, लॉफुली एंटाइटल होना चाहिए, लीगली जिसको अपने बोलते हैं वैधानिकली। ये बात इसके अंदर है, लिखी नहीं गई है पर मतलब इसका ये है कि भैया या तो लॉफुली एंटाइटल हो या फिर लॉफुली रिसीव कर रहा हो। अब जो कब्जे वाला है वो तो लॉफुल नहीं होता ना, इसलिए। तो आपके सवाल का जवाब ये बनेगा कि भाई चाहे कोई बंदा कब्जे पर है 12 साल से, 12 साल से आप मालिक नहीं बन गए हो, कम से कम 25 साल होना चाहिए मालिक बनने के लिए, ठीक है। आप चाहे जमीन किराए पर भी दे देते हो कब्जा करके, भाई कब्जा ही हुआ, मालिक नहीं हो तो कब्जा ही हुआ। चाहे आप किराए पर भी दे देते हो, वो वैधानिक किराया नहीं है, आप उसके बेस पे भूमि स्वामी नहीं बन सकते हो। अच्छा, खाली कराने के क्या प्रोविजन है? सर खाली कराने का तो सर ऐसा होता है, इसके अंदर तो वो रिकवरी ऑफ पोजेशन का मामला जाता है। आप स्पेसिफिक इसके अंदर कुछ भी ला सकते हो, आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ला सकते हो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है अपना एक, उसके अंदर जा सकते हो। आप सीपीसी के अंदर रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए जा सकते हो। तो इसके अंदर कई प्रावधान है। आप डिक्लेरेशन के लिए जा सकते हो। डिक्लेरेशन मतलब मान लीजिए अगर मेरी प्रॉपर्टी है, कोई कब्जा करके बैठा है, तो मैं केस फाइल कर दूंगा कि साहब मेरे को इस प्रॉपर्टी का मालिक डिक्लेयर करो और इसको हटाओ। तो डिक्लेरेशन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में है वो डिक्लेरेशन, कि कोर्ट आपको मालिक डिक्लेयर कर देगी और फिर जो भी आदमी वहां पर बैठा है उसको हटा देगी। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या है? आप सीधा कब्जे के लिए चले जाओ कि साहब इसको बोलो मेरे को मेरा कब्जा दे, मेरा कब्जा है। वहां पर आपको मालिकाना हक प्रूव करना पड़ेगा, मालिकाना हक प्रूव कर दोगे तो आपको आपका कब्जा मिल जाएगा। तो कई प्रावधान है इसके अंदर। हाँ जी, हाँ 20 ईयर्स 30 सॉरी, यहाँ कंफ्यूज, ये मेरे को कंफ्यूजन था। 20 ईयर्स है प्राइवेट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट के केस में 30 साल है ना। थैंक यू। रिसीवर इंसॉल्वेंसी के केस में भी अपॉइंट होता है। देखो इंसॉल्वेंसी के केस में जो अपॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं असाइनी। वैसे तो रिसीवर भी अपॉइंट हो सकता है पर उसको हम बोलते हैं असाइनी। तो रिसीवर जरूरी नहीं है, सिर्फ ही सिर्फ इंसॉल्वेंसी के केस में होता है। रिसीवर वो बंदा होता है जो कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, कोर्ट द्वारा, कोर्ट में प्रॉपर्टी का केस चलता है तो कोर्ट द्वारा अपॉइंट किया जाता है वो बंदा जो प्रॉपर्टी की देखरेख करेगा, कोर्ट के बिहाफ पे प्रॉपर्टी की देखरेख करेगा जब तक केस खत्म नहीं हो जाता। तो वो कभी भी कोर्ट को जब सही लगता है तब अपॉइंट किया जा सकता है ना? ठीक है, अब ठीक है। तो रिसीवर को लेकर सिर्फ इंसॉल्वेंसी नहीं है। रिसीवर तो ऐसा है कि आपका ऑर्डर 40 है सीपीसी का, सेक्शन 94 है, कई प्रावधान है सीपीसी में जो इस बारे में बात करते हैं। जनरली उनका कंसेप्ट यही है कि प्रॉपर्टी का विवाद है, कोर्ट को है कि प्रॉपर्टी को हमको संभालना है जब तक केस खत्म नहीं होता, तो कोर्ट एक रिसीवर रख देता है। ठीक है, चलिए ओके, चलो भाई अब आते हैं अपने यहां से, अपना आज का नया टॉपिक चालू है। अपने ने मोटा मोटी तौर पर जो कल की क्लास की थी वो खत्म कर ली है। अब आते हैं यहां से आगे चलते हैं। डबल ए हो चुका है, लैंडलॉर्ड हो चुका है, लीज। लीज को लेकर भी यहां डिफाइन नहीं किया गया है। लीज को लेकर ध्यान रखने ला ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बात की गई है। लीज वर्ड जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन किया गया, वही यहां बोला गया है। तो 2D तो हमसे नहीं पूछा जाएगा, यहां से नहीं कुछ पूछा जाएगा। देन सेम म्युनिसिपल एरिया के बारे में भी बोला गया है कि भैया म्युनिसिपल एरिया क्या है। तो इन्होंने कहा म्युनिसिपल एरिया जो म्युनिसिपैलिटी एक्ट में डिफाइंड है, जो म्युनिसिपैलिटी एक्ट में डिफाइंड है, क्या है हमको नहीं देखना। क्यों? क्योंकि म्युनिसिपैलिटी एक्ट हमारे नहीं आता है।
फिर उसके बाद आ जाइए प्रीमाइसेस, ये इंपॉर्टेंट है सर। अब एक बार ध्यान दे देना, लैंडलॉर्ड के बाद दो वर्ड ऐसे हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लीज के अंदर कुछ नहीं ध्यान रखना, बस इसका ये वर्ड ध्यान रखना, लीज कहां डिफाइन है, म्युनिसिपल एरिया वर्ड कहां डिफाइन है, बाकी हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री मेंस दोनों के लिए, ठीक है। क ख ग ढ च छ, क ख ग घ ढ और च। अब ध्यान देना, प्रीमाइसेस कुछ अलग नहीं है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग है, नहीं। ये जो है ना रेंट कंट्रोल या फिर जो लोकल एक्ट है, इन्होंने क्या कर रखा है ना, मतलब एक तो नॉर्मल अपने बोल दी प्रॉपर्टी, तो सर प्रॉपर्टी तो कुछ भी हो सकती है, मूवेबल इमूवेबल सब कुछ होती है, तो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन तो हर जगह अलग अलग लिखी हुई है, तो कोई विवाद ना हो, तो इन्होंने क्या कर रखा है, हर आप कोई भी आप एमपी का रेंट एकोमोडेशन एक्ट उठाओगे, छत्तीसगढ़ का उठाओगे, आप राजस्थान या किसी भी स्टेट का लोकल लॉ उठाओगे, तो उन्होंने वहां पर प्रॉपर्टी वर्ड के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया है, कहीं पर एकोमोडेशन, कहीं पर प्रीमाइसेस, ऐसे करके। तो रेंट कंट्रोल एक्ट ने क्या वर्ड यूज किया है, प्रीमाइसेस, ये वर्ड यूज किया है। क्यों यूज किया गया है, ताकि ये बता सकें वो कि रेंट कंट्रोल एक्ट किन किन प्रॉपर्टी को लगेगा, किन किन प्रॉपर्टी को नहीं लगेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी वर्ड में तो सब कुछ आ जाता है। तो हमको क्या ध्यान रखना है, हमको ये बात तो पता है कि भाई राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट प्रीमाइसेस को लगेगा, हमको ये बात पता है कि राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट प्रीमाइसेस को लगेगा। अब कहानी ये बनती है प्रीमाइसेस में आता क्या क्या है, तो अब ध्यान देना, प्रीमाइसेस, हमको प्रीमाइसेस को कुछ इसी तरह से पढ़ना है। मेंस का तो चलो आंसर जब लिखते हैं तब ठीक है, बार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा तो लिख देंगे, प्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीमाइसेस वर्ड में क्या आता है, प्रीमाइसेस वर्ड में क्या नहीं आता है, नॉट इंक्लूड। तो अब ध्यान देना, प्रीमाइसेस वर्ड में क्या आता है, प्रीमाइसेस वर्ड में क्या नहीं आता है। तो प्रीमाइसेस वर्ड में क्या आता है पहले वो देख लेते हैं। कोई भी बिल्डिंग जिसको रेजिडेंशियल पर्पस से किराए पर दिया गया है, जिसको कमर्शियल पर्पस से किराए पर दिया गया है, या जिसको किसी भी पर्पस से किराए पर दिया गया है, कुछ भी हो। मैंने, हाँ जी, अभी दोबारा बता देता हूं, मैंने क्या नाम है, जो घर है, जो भी मान लो मेरा घर है, उसको रहने के लिए दिया किसी को, तो रेजिडेंशियल पर्पस, रहने का पर्पस जिसको अपने बोल सकते हैं। मैंने किसी को मेरा घर दिया कि वो कहता है कि साहब मेरे को आपका घर चाहिए एज ए गोडाउन यूज करूंगा, होता है ऐसा, तो ने दे दिया, वहां पर मैंने उसको कमर्शियल पर्पस के लिए दिया। मैंने उसको घर दिया कि रेजिडेंशियल भी रह भी ले, अपना काम भी कर ले, या फिर मैंने उसको घर दिया कि यार तू उसको एज ए गेस्ट हाउस यूज कर ले, कुछ भी। तो लॉ कहता है कि भैया ऐसा है, अगर कोई भी बंदा अपनी बिल्डिंग को किराए पर देता है, बिल्डिंग को किराए पर देता है, अब वो किराए पर चाहे तो रेजिडेंशियल पर्पस हो, कमर्शियल पर्पस हो, कुछ भी हो, तो ये तो हुआ जनरल डेफिनेशन। तो हम प्रीमाइसेस को क्या बोलते हैं, वो बिल्डिंग जिसको आपने किराए पर दिया हुआ है, चाहे रेजिडेंशियल पर्पस, चाहे कमर्शियल पर्पस, चाहे कोई भी पर्पस, वो प्रीमाइसेस है। अब आते हैं आगे की कहानी, प्रीमाइसेस में क्या क्या और आता है। तो एक वर्ड याद रख लेना, फ्लैग। लोगों के घरों के ऊपर, जो काफी धार्मिक लोग हैं, ठीक है, घरों के ऊपर झंडे लगे होते हैं, तो फ्लैग, ठीक है, घरों के ऊपर झंडे लगे होते हैं, फ्लैग। फर्नीचर, अगर लैंडलॉर्ड ने फर्नीचर दिया है साथ में, तो फर्नीचर भी प्रीमाइसेस का पार्ट है। फिटिंग्स, फिटिंग्स कौन सी, टूटियां नॉर्मली लगी होती हैं, सैनिटरी की जो फिटिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जो फिटिंग होती है। लैंड अटैच्ड, अगर उस प्रीमाइसेस या उस बिल्डिंग के आसपास कोई लैंड अटैच है, जैसा नॉर्मली होता है, मतलब वैसे तो हो सकता है आपने कभी गौर नहीं किया होगा, कई बार आपने देखा हो कि कोई शॉप बनी होती है, कोई शॉप होती है, शॉप होती है इतनी सी, और उस शॉप के आगे ना बहुत खुला सा एरिया होता है। मान लीजिए ये शॉप बनी है, ये ऐसे करके बहुत खुला सा एरिया होता है, और फिर सड़क होती है। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, सरकार जब कोई किसी एरिया को कमर्शियल पर्पज से काटती है ना,
तो सरकार क्या कहती है, जो कमर्शियल वाले लोग हैं ना उनको पेवमेंट एरिया भी दे देती है कि भाई आप लोग कमर्शियल पर्पज से यूज करोगे तो आप लोगों की गाड़ियां आएगी, गाड़ी खड़ी होगी, गोडाउन आपका सामान उतरेगा, तो उस गाड़ियां सड़क पे तो खड़ी नहीं हो सकती, वहां पर तो सामान नहीं उतार सकती, सड़क बंद हो जाएगी। तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ 10 20 30 फुट का पेवमेंट एरिया दे देते हैं कि भाई आप सड़क से गाड़ी आपकी यहाँ खड़ी कर लेना या आपकी पार्किंग के लिए ये यूज कर लो, बाकी आपका ये एरिया हो गया। तो प्रॉपर्टी तो उनको इतनी दी जाती है, ये एरिया उनको यूज करने के लिए दिया जाता है। तो सेम चीज, मान लीजिए मैंने किसी को मेरी बिल्डिंग किराए पे दी, कोई भी प्रॉपर्टी किराए पे दी, और उस प्रॉपर्टी के आसपास भी कोई जमीन अटैच है उसी बिल्डिंग, मतलब मेरी ही है, और मैंने उसको कह दिया कि यार ठीक है तुम उसको यूज कर लो, तो वो भी प्रीमाइसेस का पार्ट है। उसके बाद एमेनिटीज, सुख सुविधाएं प्रीमाइसेस का पार्ट है। टीवी, फर्नीचर, ये सब, फर्नीचर हालांकि लिख दिया आपने, पर एमिनिटीज में भी आता है। अगर मान लीजिए मेरे घर के, मैंने घर किराए पे दिया, घर में गार्डन है, गैरेज है, दुकान दी है, तो दुकान के आसपास गोडाउन भी है, साथ में गोडाउन भी दिया है, तो गार्डन, गैरेज, गोडाउन, आउट हाउस, ये सब। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि नॉर्मली बड़े शहरों में तो इतना नहीं अपने को घर इतने बड़े ऐसे कुछ दिखते हैं, पर फिर भी आपको कोई ऐसा घर दिख सकता है जहां पर क्या होगा कि घर के अंदर गार्डन भी बना होता है, तो ये कहते हैं भी वो जो गार्डन है वो भी प्रीमाइसिस का पार्ट है। तो अगर मैं प्रीमाइसिस किराए पर ले रहा हूँ तो मैं गार्डन भी यूज कर सकता हूँ। गैरेज, घर में घर होता है तो गैरेज भी बना होता है, ठीक है। कई जगह कई लोग गैरेज को बहुत अलग से बना के रखते हैं, और कई होते हैं कि भाई गैरेज को एक तरह से मतलब घर के अंदर ही थोड़ा ऐसा पोर्शन सा बना देते हैं जो एज ए गैरेज यूज हो सकता है। गोडाउन, दुकानों के लिए, कि दुकानों में आजकल आजकल होता है ज्यादातर तो कि दुकानें बनी होती हैं, बेसमेंट होता है, बेसमेंट को गोडाउन पर्पज से यूज किया जाता है, तो ये सब चीजें तो अब ध्यान रख लेना क्या क्या है प्रीमाइसेस में। नॉर्मली प्रीमाइसेस का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी बिल्डिंग जिसको रेजिडेंशियल, कमर्शियल या फिर किसी भी पर्पज से किराए पर दिया गया है वो प्रीमाइसेस है, परिसर है, ठीक है। उसके साथ और क्या क्या आता है, फ्लैग, फर्नीचर, फिटिंग, लैंड, जो भी लैंड उस प्रीमाइसेस या परिसर के अटैच है, एमेनिटीज, गार्डन, गैरेज, गोडाउन, आउट हाउस, ये सब चीजें परिसर है। ये तो चलो याद रख लोगे। अब याद रखना परिसर क्या क्या नहीं है। परिसर क्या क्या नहीं है, क्या क्या चीजों में परिसर नहीं आता है। अगर एग्रीकल्चर पर्पस से आपने किराए पर दी है, सॉरी, लैंड लेट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, तो ध्यान दे देना एग्रीकल्चर पर्पस से जो भी जमीन आपने दी गई है उसको राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो प्रीमाइसेस वर्ड में नहीं आता है। दूसरा, फार्म बिल्डिंग, ये क्या है सर? सर ऐसा है कि कुछ कह रहे हो, ठीक है सर, ऐसा है कि खेतों, जैसे जिनके भी घर गांव में है, या फिर ऑब्वियस इतने तो भी मॉडर्न नहीं हुए कि गांव के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा, कि क्या होता है ना, जैसे जमीन होती है, मान लो 5 7 10 किले की जमीन है, तो उसके अंदर ही बीच में कोई एक दो कमरे बनाए होते हैं रहने के लिए, या फिर किसी भी तरह से यूज करने के लिए वो बनाए होते हैं। ये उसकी बात कर रहा है कि अगर भैया आपने खेत के बीच में कोई अपने फार्म बिल्डिंग बना के, फार्म बिल्डिंग मतलब वो उस खेती के लिए यूज करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए मेरा घर है, मैंने क्या कर रखा है, ये तो मेरा एरिया है, आसपास तो खेती होती है सर, और बीच में मैंने मेरा घर भी बना रखा है और उसको किराए पे दे रखा है। वो कह रहे इसकी बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि ये आपके सब खेत हैं और यहां पर आपने कोई मान लो घर ही बना रखा है, हालांकि घर ही बना रखा है, पर आप इसको खेती के लिए ही यूज कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं फार्म बिल्डिंग। खेत में बनी हुई वो जगह, वो बिल्डिंग या वो घर या वो कमरा जो खेती के लिए यूज हो रहा है, या हो सकता है जो खेती कर रहा है वही वहां रह रहा है, तो एक तरह से खेती के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। खेती करता है फिर आराम करने के लिए वहां रहता है, उसको हम बोलते हैं फार्म बिल्डिंग। तो उसको भी राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगता। दो चीजों को नहीं लगता, किसको? जमीन जो खेती के लिए दी गई, खेती के लिए दी गई अगर जमीन है तो उसके अंदर अगर जो घर बना हुआ है, जो कमरा बना हुआ है, वो भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो होता है फार्म बिल्डिंग। दो चीजें हो गई। अब आ जाइए तीसरा। तीसरा तीसरा हो गया आपका रूफ ऑफ प्रीमाइसेस, छत। छत जो होती है, आप अपना घर किसी को किराए पे देते हो तो छत किराए पर नहीं दी गई है, कानून कहता है छत किराए पर नहीं दी आपने। हाँ, आप लोगों ने आपस में कोई एग्रीमेंट करके अलग बात कर ली तो कह नहीं सकते,
पर नॉर्मली अगर आपने किसी को अपना घर किराए पे दिया है तो छत किराए पे नहीं दी है। छत को मकान मालिक, भूमि स्वामी अपने हिसाब से यूज कर सकता है, किराएदार का छत पे कोई अधिकार नहीं है। चौथा, रूम इन होटल, लॉज, इन, सराय, ये सब चीजें, जो भी होटल, रिजॉर्ट, लॉज, इनमें जो रूम किराए पे दिए जाते हैं वो भी प्रीमाइसेस नहीं होते हैं, उनको भी रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगता, उनको जो भी उनका जो भी कमर्शियल जो भी एक्ट लगते होंगे वो लगते होंगे। तो अब ध्यान रखना जो अपने को पढ़ना है। अब अच्छे से पढ़ लेना, कोई डाउट कुछ भी रहे पूछ लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखोगे प्रीमाइसेस वर्ड में क्या नहीं आता, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो अगर वो ऐसा प्री का क्वेश्चन पूछते। तो ध्यान रखना क्या नहीं आता। तो प्रीमाइसेस में क्या नहीं आता? एग्रीकल्चर पर्पस से दी गई जमीन, फार्म बिल्डिंग मतलब खेत में बना हुआ घर, छत प्रीमाइसेस के रूफ, और होटल, लॉज, इन, ये जो इनके जो कमरे जो किराए पे दिए जाते हैं वो भी प्रीमाइसेस नहीं होते हैं, इनको रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं लगता। किनको लगता है, या फिर प्रीमाइसेस का जनरल मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो रेजिडेंशियल, कमर्शियल या किसी भी पर्पस से किराए पे दी गई है वो प्रीमाइसेस है। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? ये सब चीजें आती हैं। दिस इज प्रीमाइसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आपका प्री का पेपर है चाहे आपका मेंस का। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का? यस, कोई भी डाउट कुछ भी अच्छे से याद कर लेना। प्रीमाइसेस प्री और मेंस दोनों के लिए, सेक्शन नंबर, प्रीमाइसेस कहां बताया है, ये सब चीजें। यस, कोई भी डाउट कुछ भी, फिर अपने आगे चले। ठीक है, अब आ जाइए आगे। तो डेफिनेशन के अंदर हमारा पहला पार्ट, ऑल म्युनिसिपल एरिया प्रीमाइसेस, डबल एल म्युनिसिपल एरिया प्रीमाइसेस, ये वाला पार्ट खत्म हो गया है। अब अपने आते हैं आरएसटी पे। आर को लेकर दो वर्ड है, एक तो है आपका रेंट अथॉरिटी जो अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, और एक है रेंट ट्रिब्यूनल। वैसे तो हमारे को यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया इन्होंने इसके बारे में, अपने इसके बारे में इन डिटेल जब अपने अथॉरिटीज की बात करेंगे तब पढ़ेंगे, पर ध्यान दे दो। रेंट अथॉरिटी सेक्शन 22A, रेंट ट्रिब्यूनल सेक्शन 13, और वैसे कहाँ है 2FA और 2G, सॉरी जी। अब ध्यान देना, सॉरी स्क्रीन ब्लर हो रही है ना। अब ध्यान देना, हमको जो ध्यान रखना है, वैसे तो अपने इसके ऊपर इन डिटेल बहुत पढ़ेंगे। रेंट अथॉरिटी के बारे में सेक्शन पूछे तो 22A है, सेक्शन 2 में कहाँ है 2FA है, 2FA। तो अब ध्यान दे देना एक चीज, राजस्थान रेंट कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट 2017 एकमात्र अमेंडमेंट है जो राजस्थान एक्ट में हुई है। 2001 में आया था, एकमात्र अमेंडमेंट हुई है, उसके बाद 2017 जिस अमेंडमेंट से कुछ चीजें जोड़ी गई थी, रेंट अथॉरिटी, इसको जोड़ा गया था। रेंट अथॉरिटी क्या है? पहले क्या होता था ना, किराए नामे को लेकर इतनी बातें नहीं होती थी कि किराया लिखो ही लिखो, ये करो और वही करो, जो किराया नामा जो होता है ना, रेंट डीड जिसको अपने बोलते हैं, लिखो ही लिखो, ऐसा पहले नहीं होता था। 2017 ने कंपलसरी कर दिया है कि भैया किराया नामा कंपलसरी है। अगर आप किराया नामा नहीं करते हो, आपका कल को कोई भी विवाद होता है तो फिर उसके अंदर आपके लिए जो कहते हैं ना तथ्य जो है, फैक्ट जो है प्रूव करने मुश्किल हो जाते हैं। तो उसके बारे में अपने अलग आगे पढ़ेंगे, पर ये बातें 22A से जोड़ी, सॉरी 2017 की अमेंडमेंट से जोड़ी गई। तो 2017 के अमेंडमेंट्स में किरायानामा जरूरी किया गया। किरायानामा जरूरी करने की वजह से इन्होंने एक अथॉरिटी बनाई, रेंट अथॉरिटी। कौन है जी? जो आपके एरिया का सब डिविजनल ऑफिसर होता है, जिसको नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, SDM। उसको रेंट अथॉरिटी का हेड बनाया गया कि भैया जो भी एरिया का SDM होगा वो रेंट अथॉरिटी का हेड होगा, उसी को आप किरायानामा, उसी से आप उसी को पेश करवाओगे, उसके ऑफिस में रजिस्टर करवाओगे, ये सब कहानियां वानियां जोड़ी गई।
तो अपने को बस यहाँ मोटा मोटी इस तरह से ध्यान रख लेना कि रेंट ट्रिब्यूनल तो पहले होता ही था और आज भी है। रेंट ट्रिब्यूनल का काम है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जो विवाद होते हैं उनको देखना, जो विवाद होते हैं। इसका काम है किरायानामा को देखना, ठीक है। तो अपने इसके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे, बस यहाँ इतना देख लेना। रेंट ट्रिब्यूनल का सेक्शन 13, रेंट अथॉरिटी का 22 ए, सेक्शन 2 में 2FA में बताया गया है और वैसे 2G है। इन डिटेल इसके बारे में अपने आगे बहुत बातें करेंगे। अब आ जाइए सीनियर, ठीक है, सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन, वैसे तो सीनियर सिटीजन को लेकर कोई दिक्कत नहीं आती है अपने को, पर सीनियर सिटीजन में बस कंफ्यूजन ना रहे इसलिए लिख देता हूं। हम उस बंदे को यहाँ पर सीनियर सिटीजन बोलते हैं जो सिटीजन ऑफ इंडिया है और जिसने 65 इयर्स की एज अचीव कर ली, मतलब जो 65 साल का हो गया वो सीनियर सिटीजन है। दोनों चीजें होनी चाहिए, दोनों चीजें। अब एक बार ध्यान दे देना, सेक्शन 10 के अंदर हम पढ़ेंगे भाई सीनियर सिटीजन, हम मतलब हमने यहाँ सीनियर सिटीजन क्यों पढ़ा। सीनियर सिटीजन के पास एक अधिकार होता है कि वो अगर मान लीजिए कोई आदमी है, सीनियर सिटीजन मतलब कोई एक बंदा है जो भारत का नागरिक है और जिसकी उम्र 65 साल है, 65 साल है, ठीक है। तो अगर उसने किसी को कोई जगह किराए पे दी है तो वो उससे वो जगह कभी भी खाली करवा सकता है, कभी भी करवा सकता है। तो ये हम एक बात पढ़ेंगे ऐसी मोटा मोटी। तो वहां पर अपने क्या पढ़ेंगे, सीनियर सिटीजन जो है उसके पास अधिकार होता है। तो हमको पता होना चाहिए सीनियर सिटीजन कौन होता है, वो बंदा जो भारत का नागरिक है और 65 साल। 65 साल वाली बात ध्यान रख लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सीनियर सिटीजन कौन है, हु इज सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन जो है वो कौन है, सीनियर सिटीजन को लेकर, ठीक है, वरिष्ठ नागरिक कौन होगा। तो वहां पर वो बोलता है वो बंदा जो 65 साल का है, वो बंदा जो 65 साल की उम्र से ज्यादा है, अब अपने को कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया 65 साल के 65 साल की उम्र से ज्यादा, 65 साल जहां 65 लग गया, 65 लग गया, आप सीनियर सिटीजन हो गए। तो आप जिस दिन 65 के हो गए आप सीनियर सिटीजन हो गए, आपके पास सीनियर सिटीजन के अधिकार है। तो ध्यान दे देना 65 साल। तो सीनियर सिटीजन कौन है, सेक्शन 2H। सीनियर सिटीजन कौन है, वो बंदा जो भारत का नागरिक है और जिसकी उम्र कितनी है, 65 साल। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, भारत का नागरिक 65 साल, दोनों चीजें, ठीक है। अब आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट, टेनेंट। तो आई किराएदार, क्या है ये, किराएदार। टेनेंट को लेकर, किराएदार को लेकर अपने दो बातें पढ़ेंगे, यहां भी अपने दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो नॉर्मली कि भाई किराएदार कौन होता है, क्या होता है वो, एक अपने पार्ट पढ़ेंगे अगर जो मेन किराएदार था वो मर गया तो, मैंने किसी से प्रॉपर्टी किराए पर ली और मैं मर गया तो क्या मेरी जगह कोई और किराएदार हो सकता है। एक मिनट, यस, ठीक है। तो अपने दो पार्ट पे पढ़ेंगे। एक पार्ट तो क्या होगा भाई किराएदार कौन होता है, कौन, सीधी सी बात अपने उसमें सिंपल सिंपल पढ़ेंगे। एक हमने पढ़ेंगे डीम्ड किराएदार, कि जब कानून मानता है कि आप किराएदार हो। दो चीजें, एक किराएदार कौन होता है जो आप तथ्य के अनुसार बोल सकते हो कि ये किराएदार है, एक है डीम्ड टेनेंट या डीम्ड किराएदार, जहां पर कानून मानता है कि अब ये किराएदार माना जाएगा। तो पहले तो आते हैं किराएदार कौन होगा। तो पार्ट 1, वो पर्सन जो रेंट पे करता है, वो पर्सन जिसके बिहाफ पे रेंट पे किया जा रहा है। तो किराएदार, हाँ जी,
ठीक है जी, मेरे को नहीं पता ये बात, आपने जो इतना लिखा दिनेश जी, मेरे हिसाब से शायद होटल एकोमोडेशन वालों के लिए एक एक्ट होता है, जितना मुझे ज्ञान है कि उनके लिए ना एक एक्ट होता है, उनको उनकी जो प्रॉपर्टीज को चलाने के लिए ना एक एक्ट होता है। तो मुझे एक्ट का नाम तो नहीं पता, बट एक एक्ट है ऐसा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो इस वजह से उनके लिए खुद का उनका मतलब होटल या ये जो होटल रिजॉर्ट इन लोगों को जो रेगुलेट करने के लिए जो भी इनकी प्रॉपर्टी है, इनकी इनके बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बना हुआ है ना। चलो कोई बात नहीं, जो भी होगा देख लेंगे अपने बाद में, पहले अपने टॉपिक पे रहते हैं, फिर डिस्कस कर लेंगे इसको ना, भाई ऐसा क्यों है, भाई होटल वाला इन्होंने क्यों नहीं रखा। तो किराएदार को लेकर सबसे पहली बात, सबसे पहला पार्ट, वो बंदा जो किराया देता है या वो बंदा जिसके बिहाफ पे किराया दिया जा रहा है, तो दोनों में से कोई भी किराएदार हो सकता है। यहां पर भी कंसेप्ट वही है कि लॉफुली जो किराया दे रहा है, मान लीजिए मैं हूं, मैं घर में रह रहा हूं, मैं किराया दे रहा हूं, मैं किराएदार हूं, मैं किराया ना दे के मेरे बिहाफ पे किराएदार मेरे पिताजी देते हैं कि भाई मेरा बच्चा रहेगा, जो किराया है वो मैं दूंगा, तो मेरे बिहाफ पे मेरे पिताजी किराया दे रहे हैं, तो वो किराएदार हो गए। तो कानून कहता है भैया जो किराया दे रहा है वो किराएदार है, या फिर अगर जिसके बिहाफ पे मेरे बिहाफ पे किया जा रहा है तो वहां पर भी मैं किराएदार हुआ। दो एग्जाम्पल बने, पहला एग्जाम्पल, मैं रह रहा हूं, मैं ही किराया पे कर रहा हूं, मैं किराएदार हुआ। मैं रह रहा हूं, मेरे बिहाफ पे मेरे पिताजी किराया पे कर रहे हैं, तो मेरे पिताजी किसके बिहाफ पे कर रहे हैं, मेरे बिहाफ पे, तो वहां पर भी किराएदार मैं हुआ। तो चाहे वो रह रहा है वो किराया पे कर रहा है, या फिर अगर उसके बिहाफ पे किया जा रहा है, तो जिसके बिहाफ पे जिसके लिए किराया पे किया जा रहा है वो किराएदार। सिंपल सी कहानी, जो किराया पे कर रहा है या जिसके लिए किराया पे किया जा रहा है वो है किराएदार। अब आते हैं पार्ट 2, जिसको हम बोलते हैं डीम्ड टेनेंट या डीम्ड किराएदार। पहला, वो पर्सन जो पोजेशन में है, मतलब प्रॉपर्टी के कब्जे में है, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ टेनेंसी। क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बंदा है, उसने ना 1 साल के लिए घर किराए पे लिया था, 1 साल का पीरियड खत्म हो गया, पर वो अभी भी उस जगह पे बैठा हुआ है, क्या वो किराएदार कहलाएगा? जी कहलाएगा, कहलाएगा, वो भी किराएदार है, वो भी किराएदार है। तो पहला तो हमने नॉर्मल पढ़ा, वो बंदा जो रेंट पे कर रहा है, वो बंदा जिसके बिहाफ पे रेंट पे किया जा रहा है वो किराएदार है, एक पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट जिसको कानून कहता है कि आप भी किराएदार माने जाएंगे, एक वो बंदा जो प्रोमाइसिस, जो उस प्रीमाइसिस बोलते हैं अपने यहाँ पर, कि वो बंदा जो प्रीमाइसिस के कब्जे में है, कब? पीरियड खत्म होने के बाद, टेनेंसी का पीरियड खत्म होने के बाद भी वो भी किराएदार माना जाएगा। कानून ऐसा कहता है कि आप माने जाओगे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया एक आदमी है, वो 1 साल के लिए किराए पर आया था, 1 साल का पीरियड खत्म हो गया, फिर भी वो अभी भी उस जगह के कब्जे में है, क्या वो किराएदार माना जाएगा? जी माना जाएगा, जी माना जाएगा। बट कब नहीं माना जाएगा? एक्सेप्ट इफ ऑर्डर और डिक्री ऑफ एविक्शन मेड। अगर कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने, भाई क्या तो कोर्ट में मामला जाएगा या ट्रिब्यूनल में, अगर उन्होंने ये ऑर्डर पास कर दिया कि भैया निकलो यहां से, प्रॉपर्टी खाली करो, खाली करने का ऑर्डर पास कर दिया, वहां वो किराएदार नहीं रहेगा। जब तक वो जमीन के कब्जे में है, मतलब प्रॉपर्टी के कब्जे में, किराएदार रहेगा। पर जिस दिन अथॉरिटी ने, अथॉरिटी मतलब या तो कोर्ट ने या फिर ट्रिब्यूनल ने ये ऑर्डर पास कर दिया कि जगह खाली करो, उसी दिन से वो किराएदार नहीं रहेगा। ये डीम्ड किराएदार का एक कंसेप्ट है, जिसको एक नाम भी दिया जाता है टेनेंट ओवर होल्डिंग। मतलब समय खत्म होने के बाद भी वो प्रॉपर्टी पर है। जैसे मान लीजिए मुझे मकान खाली करना था 1 मई को, मैंने नहीं खाली किया, आज 2 तारीख को मैं बैठा हुआ हूं, ठीक है, तो क्या मैं किराएदार हूं? हाँ हूं, मैं किराएदार कहलाऊंगा। जिस दिन वो बंदा अथॉरिटी से ऑर्डर ले आया कि भैया निकलो यहां से, उस दिन से मैं किराएदार नहीं रहूंगा। उस दिन से मेरा कब्जा क्या बन जाएगा? इल्लीगल पोजेशन। क्या बन जाएगी? इल्लीगल पोजेशन।
तो ये चीज ध्यान रख लेना, कब किराएदार माना जाता है। एक तो किराएदार कौन होता है, एक कब माना जाता है। पहला वो बंदा जो प्रीमाइसेस के कब्जे में है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ टेनेंसी, या पीरियड जो भी किराए का जो भी समय था उसके बाद भी वो कब्जे में रहता है, वो टेनेंट कहलाएगा, वो किराएदार है। पर अगर ऑर्डर या डिक्री पास हो गई कि प्रॉपर्टी खाली करो, फिर वो किराएदार नहीं रहेगा। एक कहानी ये है इसकी। दूसरी कहानी, अगर टेनेंट मर गया, जिसको प्रॉपर्टी किराए पे दी थी ना वो मर गया, तब क्या डीम्ड टेनेंट हो सकता है? क्या हो सकता है? फादर, मदर, डॉटर, सन, surviving spouse, residing with him, member of family. Carrying on business with him as member of family. अब ध्यान देना, ये क्या कहानी है? दो जगह है, ठीक है, दो जगह है जहां पर अपने डीम्ड टेनेंट बोलते हैं। एक तो वो कि भैया वो बंदा जो प्रॉपर्टी के कब्जे में है, किराए का जो समय है वो खत्म होने के बाद किराएदार कहलाएगा। कब तक कहलाएगा? जब तक ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट द्वारा एविक्शन का ऑर्डर नहीं आ जाता। जिस दिन ऑर्डर आ गया उस दिन से वो किराएदार नहीं है, उसका कब्जा क्या हो जाएगा? इल्लीगल पोजेशन हो जाएगी, बात खत्म। दूसरा, अगर जो ओरिजिनल मतलब जिसको किराए पे दिया था वो मर गया, तब उसके फादर, उसके माता पिता, या उसके अगर लड़का है लड़की है, या उसके मान लीजिए शादीशुदा है तो फिर उसकी वाइफ, अगर लेडी थी तो पति, जो सर्वाइविंग स्पाउस जिसको अपने बोलते हैं, वो फिर उसकी जगह किराएदार कहलाने लग जाएंगे अगर वो उसके साथ रह रहे थे। किस केस में? रेजिडेंशियल पर्पस वाले केस में। अगर प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पस से दी थी ना, मान लीजिए मैंने प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पस से ली, मेरे साथ मेरे माता पिता रह रहे हैं, और ली तो मैंने थी, किरायानामा तो मेरे नाम हुआ था, मैं मर गया, तो अब कौन? अगर मेरे माता पिता मेरे साथ रह रहे थे तब तो वो भी फिर वो बन जाएंगे किराएदार मेरी जगह पे। पर अगर वो मेरे साथ नहीं रह रहे थे, भाई मान लीजिए मैं जयपुर में रहता हूँ, क्लास करवाता हूँ, रहता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं रहता, मैं मर गया, फिर मेरे माता पिता किराएदार नहीं बनेंगे। क्यों? वो साथ में नहीं रह रहे थे। तो अगर तो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पस से दी गई थी, उस केस के अंदर माता पिता, लड़का लड़की, या फिर पति पत्नी जो भी हैं, वो जो उनके साथ रह रहे थे, अगर उनके साथ रह रहे थे तो ये लोग कब बन जाएंगे? अगर वो साथ में रह रहे थे तो। कमर्शियल पर्पस के केस के अंदर कब होगा? अगर प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पस से दी गई थी तो क्या होगा? तब ये चीज देखी जाएगी, तब यही लोग, फादर, मदर, डॉटर, सन, सर्वाइविंग स्पाउस, तब यही लोग किराएदार कब बनेंगे? अगर वो लोग साथ में बिजनेस कर रहे थे एज मेंबर ऑफ फैमिली। मैं कोचिंग करता हूं, मेरे साथ मान लीजिए मेरी वाइफ भी कोचिंग करवाती है, साथ में बिजनेस करते हैं, ठीक है, किरायानामा मेरे नाम था, मैं मर गया, तो वाइफ बिजनेस संभाल रही थी, और एज ए मेंबर, नॉट एज एन एम्प्लॉय, एज ए वर्कर नहीं, मेंबर ऑफ फैमिली। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय के तौर पर, नहीं, एज ए मेंबर ऑफ फैमिली। उस केस में फिर जो वाइफ है वो बन जाएगी किराएदार, फिर वो आ जाएगी। तो अब एक बार इसको सम अप कर लेते हैं, आपका कोई भी डाउट कुछ भी रहे फिर पूछ लेना। टेनेंट को लेकर, टेनेंट की डेफिनेशन काफी बड़ी डेफिनेशन है, इसमें प्री में क्या क्या पूछा जा सकता है वो भी मार्क करते जाएंगे। टेनेंट को लेकर अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो टेनेंट वर्ड कहां डिफाइन है? 2i के अंदर। टेनेंट वर्ड को दो पार्ट में पढ़ना, पहला टेनेंट कौन होता है, और एक डीम्ड किराएदार। टेनेंट कौन होता है? जनरली तो है वो बंदा जो रेंट पे करता है, या वो बंदा जिसके बिहाफ पे रेंट पे किया जा रहा है, वो होता है किराएदार। अब आता है डीम्ड टेनेंट। डीम्ड टेनेंट में दो चीजें हैं, एक, अगर जो पर्सन है जो किराएदार के तौर पर आया था, वो किराया का समय खत्म होने के बाद, किराए का समय खत्म होने के बाद भी वो प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठा है, वो किराएदार कहलाएगा। कब तक कहलाएगा? जब तक उसको निकलने का ऑर्डर नहीं आ जाता, प्रॉपर्टी खाली करने का जब तक ऑर्डर, तो एक ये डीम्ड टेनेंट है। आपसे पूछा जाए किराएदार था,
उसको खाली करना था 1 मार्च तक, उसने खाली नहीं किया, अभी भी वो जगह पे है, क्या वो किराएदार है? हाँ है। कब तक रहेगा? जब तक रेंट ट्रिब्यूनल या कोर्ट ऑर्डर नहीं कर देती कि खाली करो, तब तक रहेगा। दूसरा डीम्ड टेनेंट, दूसरा कब है? अगर किराएदार जिसके नाम से किरायानामा था वो मर गया, फिर क्या होगा? तब उस किराएदार के फादर, मदर, डॉटर, सन या सर्वाइविंग स्पाउस, जो भी केस बनता है, जो भी, फादर है तो फादर, मदर है तो मदर, डॉटर है तो डॉटर, सन, इनमें से जो भी केस बनता है, फिर वो लोग किराएदार बन जाएंगे। कब बनेंगे? अगर रेजिडेंशियल पर्पस से किराए पे लिया था तो अगर ये लोग साथ में रह रहे थे, अगर कमर्शियल पर्पस से किराए पे लिया था तो अगर ये लोग साथ में बिजनेस कर रहे थे एज मेंबर ऑफ फैमिली, तब ये होंगे डीम्ड टेनेंट। कैसे लिखोगे? आपसे पूछा जाए कि भाई फादर विद डीम्ड टेनेंट कौन कौन हो सकता है, तो ध्यान दे देना, फादर, मदर, डॉटर, सन, सर्वाइविंग स्पाउस, हस्बैंड वाइफ जिसको आप बोल सकते हो, ये लोग बन सकते हैं। कब बन सकते हैं? इफ रिसाइडिंग टुगेदर। दूसरा, इफ कैरिंग ऑन बिजनेस टुगेदर। टुगेदर मतलब मेंबर ऑफ फैमिली। ये है रेजिडेंशियल केस के अंदर, ये है कमर्शियल केस के अंदर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डीम्ड टेनेंट कौन कौन हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। कब हो सकते हैं? प्रीमाइसेस अगर किराए रेजिडेंशियल पर्पस से ली थी तो अगर ये लोग साथ में रह रहे थे, प्रीमाइसेस अगर कमर्शियल पर्पस से की थी अगर ये लोग साथ में बिजनेस कर रहे थे। डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। रेजिडेंशियल में रहना होगा, कमर्शियल में साथ में काम करना होगा। ये है आपका टेनेंट वर्ड। कोई भी डाउट, कुछ भी, किसी भी तरह का टेनेंट वर्ड को लेकर, टेनेंट क्या होता है, डीम्ड टेनेंट कौन होता है, डीम्ड किराएदार जिसके 2 पार्ट है। ठीक है, मेंस का आंसर लिखना तो इस सारे को एक साथ जोड़ देना और लिख लेना, अच्छे से आप लोग आंसर लिख लोगे जी। कोई भी डाउट, कुछ भी अभी तक? ठीक है, अब आते हैं लास्ट वर्ड है ट्रिब्यूनल। क्लास अभी बाकी है, ये तो सेक्शन 2 का लास्ट वर्ड है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल को लेकर कुछ भी नहीं है, आप बस इतना याद रखें कहाँ डिफाइन है 2J, बात खत्म। कुछ भी नहीं पूछता, ट्रिब्यूनल वर्ड कहाँ डिफाइन है कुछ नहीं पूछता। ये हुआ डेफिनेशन। अब अपने 2 सेक्शन है, क्या क्या है? सेक्शन 3 अभी अपने छोड़ेंगे। अब अपना टॉपिक है किराया क्या होता है, व्हाट इज रेंट। किराया क्या होता है, किराया वर्ड क्या होता है, किराया कब पे किया जाता है, किराया कब देना होता है, किराया आप कैसे दे सकते हैं। अब ध्यान देना, कई बार, चलो प्री में तो फिर भी कोई ऐसी बात नहीं, मेंस में क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन द टर्म रेंट। अब अपने को तो होता है यार सेक्शन 2 में तो बताया ही नहीं गया, तो ध्यान देना, अगर वो बोल देना कि भाई रेंट वर्ड को डिफाइन करो तो सेक्शन 4 वाली डेफिनेशन लिखना कि सेक्शन 4 में बताया गया है कि किराया क्या होता है, किराए में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें नहीं आती हैं, ये सब। और अगर वो ऐसे पूछता है डिफाइन द टर्म रेंट या फिर रेंट वर्ड को डिफाइन करो, उसको परिभाषित करो, और रेंट कैसे पे किया जा सकता है, फिर 4 और 5 दोनों लिखने हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दे देना। ओके, और बाकी तो इसके अंदर प्री से जो प्री में आएगा वो अपने देख लेंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं टॉपिक पे। सेक्शन 4, व्हाट इज रेंट। किराया क्या है, किराया वर्ड जो है उसमें क्या आता है। तो सिंपल सी बात है, किराया वर्ड को क्लियर डिफाइन नहीं किया गया है। रेंट के बारे में ये बोला गया है, रेंट हम उस अमाउंट को बोलते हैं जो फिक्स होती है बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जो अमाउंट फिक्स की जाती है फॉर प्रीमाइसेस, उसको हम बोलते हैं किराया। बात ही खत्म, बात ही खत्म। हमारे लिए यहां बस इतना ध्यान रखना है कि टेनेंट वर्ड, रेंट वर्ड के अंदर क्या नहीं आता, चार्जेस फॉर एमिनिटीज, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। चार्जेस फॉर एमिनिटीज मतलब कि सुख सुविधाओं का जो खर्चा अगर लिया जा रहा है, अगर मकान मालिक, भूमि स्वामी सुख सुविधाओं का पैसा अलग से ले रहा है
तो वो किराया का पार्ट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो फिर भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि पूछ ले तो इतना पूछ सकता है, किराया कौन फिक्स करता है? लैंडलॉर्ड और टेनेंट, ये लोग फिक्स करते हैं, कोई अथॉरिटी नहीं फिक्स करती। आपके एरिया का एसडीएम नहीं बताएगा कि इस प्रॉपर्टी का किराया कितना हुआ, नहीं, मकान मालिक और किराएदार जो है वो डिसाइड करेंगे। आप नहीं बोल सकते कि अरे इस प्रॉपर्टी का तो इतना किराया नहीं सर, कुछ ऐसा जरूरी नहीं है। किराएदार अगर 5 रुपए की प्रॉपर्टी के 5,000 रुपए किराया दे रहा है तो दे रहा है, तो किराया कौन फिक्स करेगा? लैंडलॉर्ड टेनेंट, कोई अथॉरिटी नहीं फिक्स करेगी। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अपने ने भी थोड़े दिन पहले राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट खत्म किया, वहां पर अपने ने एक रेंट वाली कहानी पढ़ी थी, सेटलमेंट में रेंट वाली बातें, वो अलग चीज है। वो जमीनों को लेकर बातें हैं, जो हालांकि प्रैक्टिकली अब होती भी नहीं है, पर वो जमीनों को लेकर बातें हैं, ये रहने को लेकर बातें हैं। ठीक है, तो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर कौन फिक्स करता है? लैंडलॉर्ड टेनेंट। किराए वर्ड में क्या क्या नहीं आता है? सुख सुविधाओं के जो खर्चे होते हैं वो नहीं आते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए सेक्शन 5, किराया कब तक देना होता है? बाय 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, ये ध्यान रख लेना। हालांकि नहीं, देखो इस पे ना आपने आगे जाके बात करेंगे, पर अभी बात बता देता हूं मोटा मोटी। आप मत बनवाओ रेंट एग्रीमेंट, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर कानून ये बोलता है कि भैया अगर कल को आप लोगों का विवाद होता है ना, और आप लोगों ने रेंट एग्रीमेंट नहीं कर रखा, तो फिर मकान मालिक जो बातें कहेगा उसको वो प्रूव करनी पड़ेंगी। आपने किरायानामा बना रखा है, आपको कुछ प्रूव नहीं करना, जो किरायानामे में बातें लिखी गई हैं वही मानी जाएंगी। पर अगर आपने किरायानामा नहीं बना रखा, फिर मकान मालिक पे है सारा सारा बर्डन ऑफ प्रूफ मकान मालिक पे है। मत बनाओ किरायानामा। कानून कहां तुम पे कोई पेनल्टी थोड़ी लगाता है, कोई पनिशमेंट थोड़ी है किरायानामा ना बनाने की, कानून कुछ नहीं कहता। पर अगर कल को विवाद होता है, किराएदार तुम्हारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है, तो मकान मालिक को प्रूव करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी उसकी है, किराए पे दे रखी थी, कब दी थी, कैसे दी थी, सारी कहानी। तो ये कहानी है एक्चुअली में, ये ध्यान दे देना। अब इसमें आप बोल सकते हो कि भाई ऐसा तो होता ही नहीं है, मकान मालिक तो एडवांस पैसा लेता है, इसीलिए ध्यान देना। सेक्शन 5 बोलता है कि भैया जनरल रूल है कि किराएदार के महीना खत्म होने के अगले महीने की 15 तारीख, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर अप्रैल महीने का किराया पे करना है तो मैं 15 मई तक मुझे भरना है। अप्रैल महीने का अगर किराया है ना, तो मुझे 15 मई तक भरना है, अगले महीने की 15 तारीख तक। जो महीने का किराया है अगले महीने की 15 तारीख तक। अगले महीने की 15 तारीख तक। अब आपसे तो ऑब्वियस कानून वालों को क्या मतलब है, आपसे तो वो ऐसे ही पूछेगा कि भैया रेंट कब तक पे करना होता है? अगले महीने की 15 तारीख तक। वहां पर मत बोलना ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे ही होता है। हालांकि इसमें बोला गया है अनलेस एग्रीड। अनलेस एग्रीड का मतलब क्या है कि भाई अगर मकान मालिक और किराएदार अगर ये बात कर लेते हैं कि भैया किराया तो एडवांस लगेगा, फिर ये बात नहीं लगेगी। जनरल रूल है अगले महीने की 15 तारीख तक किराया भरना है, और आपसे यही पूछा जाता है, आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा भाई किराया कब तक भरना होता है? अगले महीने की 15 तारीख तक। ठीक है, ये बात मैंने आपको इसलिए यहाँ पे लिख के दे दी कि भाई आपको ये हो कि भैया हम तो किराया एडवांस लेते हैं, जो मकान मालिक हैं या जो किराए पे रह रहे हैं हम तो एडवांस किराया देते हैं। तो सर ऐसा है, वो आपने और लैंडलॉर्ड ने आपस में बात कर रखी है, उस केस में सेक्शन 5 नहीं लगता है। वो ये बोलता है कि भाई अगर लैंडलॉर्ड या टेनेंट अगर आपस में बात कर लेते हैं कि एडवांस किराया लिया जाएगा तो अलग बात है। जनरली तो आपको महीना खत्म होने के 15 तारीख तक भरना है। हाँ जी, ये बर्डन ऑफ प्रूफ ऐसा है अगर आपने एग्रीमेंट नहीं कर रखा, रेंट एग्रीमेंट अगर नहीं कर रखा। फॉर एग्जांपल मैंने प्रॉपर्टी किराए पर ले रखी है, मकान मालिक ने मेरे साथ कोई एग्रीमेंट नहीं कर रखा, नॉर्मली यारी दोस्ती बोल दो, जान पहचान बोल दो, मैं प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता हूँ। अब वो प्रॉपर्टी खाली करवाना चाहता है, तो मुझे लॉ की नॉलेज है, मैंने क्या कर दिया, जाके और इंजंक्शन के लिए कह दिया कि साहब इसको बोलो मुझे तंग ना करे, मेरे को प्रॉपर्टी से हटाता है, मैंने प्रॉपर्टी ले ली है, फलाना जो भी है। तो कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया इसको कि भैया ऐसा है, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, अगर प्रॉपर्टी तुम्हारी है तो हमारे पास आ जाओ। अब वो कोर्ट जाएगा, वो बोलेगा साहब प्रॉपर्टी मेरी है, ये झूठ बोल रहा है। तो कोर्ट बोलेगी कैसे? वो बोलेगा साहब मैंने किराए पे दिया था। कोर्ट बोलेगा किरायानामा है? बोला किरायानामा तो नहीं है।
वहां पर कोर्ट बोली कि किरायानामा नहीं है तो अब आप प्रूव करो कि प्रॉपर्टी आपकी है, आपने किराए पर दी थी, कब दी थी, कितना किराया था, ये सारी बातें। तो यहां पर अपने इसलिए बोलते हैं कि रेंट एग्रीमेंट नहीं लिखवा रहे हो मत लिखवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर कल को विवाद होता है तो सारा बर्डन ऑफ प्रूफ मालिक बोल दो या लैंडलॉर्ड बोल दो, उस पे होगा। ठीक है, मतलब जो केस कर रहा है उस पे होगा। चलो टॉपिक पे आते हैं। किराया कब तक भरना है? अगले महीने की 15 तारीख तक भरना है। किराया कैसे भरना है? कैसे? तो ध्यान देना, किराया भरने के अलग अलग तरीके हैं, कैसे भी भर सकता है टेनेंट। कैश में भर दे, बैंक ड्राफ्ट जिसको अपने डीडी बोलते हैं, डिमांड ड्राफ्ट, चेक दे दे, क्या अकाउंट में डिपॉजिट कर दे, बैंक अकाउंट डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट जिसको अपने बोलते हैं, पोस्टल मनी के थ्रू, पहले चलता था आजकल तो नहीं चलता, मनी ऑर्डर के थ्रू, कैसे भी भेजते हैं। तो या तो उसको जाके कैश पैसा दे दे, डिमांड डीडी से दे दे, चेक से दे दे, या फिर उसके खाते में ही जमा करा दे, या फिर मनी ऑर्डर भेज दे। भाई मान लो मैं जयपुर में रहता हूँ, मकान मालिक दिल्ली का है, मैं यहाँ से मनी ऑर्डर भेजता हूँ। पहले होता था कंसेप्ट मनी ऑर्डर का, अब तो नहीं होता, अब तो सीधा ऑनलाइन ट्रांसफर ही होते हैं, मनी ऑर्डर भेजो। तो सीधी सी बात है कि पैसे किराया आप कैसे भी दे सकते हो, कैश, बैंक अकाउंट, कैसे भी। अब यहां से क्वेश्चन ये नहीं बनता, क्वेश्चन ये बनता है, अब इसने ये तो बोल दिया कि जो किराएदार है वो मकान मालिक के बैंक खाते में डिपॉजिट कर सकता है। बैंक खाता कहां से पता लगेगा? तो बैंक खाते को लेकर कानून में एक बात बोली गई है कि भैया जो लैंडलॉर्ड है ना, बैंक डिटेल को लेकर एक बात बोली गई है कि जो लैंडलॉर्ड है ना, वो डिस्क्लोज करेगा टेनेंट को अपना बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम बताएगा उसको। और कब बताएगा? या तो रेंट एग्रीमेंट में बता देगा, जब उसके साथ रेंट एग्रीमेंट कर रहा है ना, किरायानामा, या तो तब बता देगा। और अगर किरायानामा नहीं है या फिर किरायानामा है और उसमें नहीं बताया, फिर उसको बकायदा डाक से बताएगा, रजिस्टर्ड डाक के थ्रू, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू जिसको हम बोलते हैं, रजिस्टर्ड एडी के थ्रू बकायदा डिटेल भेजेगा। ये इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुन लो, दोबारा बात करते हैं। किराया कब तक भरना है? अगले महीने की 15 तारीख तक। किराया कैसे भरना है? कैश में भर दे, चेक में भर दे, बैंक में डिपॉजिट करा दे, डीडी दे दे, कैसे भी। बैंक को लेकर लॉ के अंदर, रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको लेकर अपने एक आगे टॉपिक पढ़ेंगे सेक्शन 9 कि भैया अगर मकान मालिक ने अपनी बैंक डिटेल नहीं दी ना, तो वो किराएदार से मकान नहीं खाली करवा सकता। वो ये नहीं कह सकता कि साहब किराएदार ने किराया नहीं भरा। किराएदार बोल सकता है साहब इसने बैंक डिटेल ही नहीं दी मुझे, बैंक डिटेल दे दे मैं किराया दे दूंगा। तो अगर उसने बैंक डिटेल नहीं बताई तो किराया नहीं, मकान नहीं खाली करवा सकता वो। तो इसीलिए बैंक डिटेल बतानी जरूरी है, इसीलिए ये पॉइंट जरूरी बन जाता है जो अपने से प्री में पूछा जाता है। मेंस में तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, नहीं भी लिखोगे एक आधी बार क्या फर्क पड़ जाएगा। प्री में पूछा जाता है कि भाई जो लैंडलॉर्ड है वो अपनी बैंक डिटेल बताएगा, बिल्कुल बताएगा, जरूरी है, मैंडेटरी है, शैल मैंडेटरी है। कैसे बताएगा? या तो रेंट एग्रीमेंट में बता दे या फिर रजिस्टर्ड एडी के थ्रू। जब किरायानामा लिख रहे थे ना, या तो उसमें लिखवा दे कि भैया ये मेरी बैंक डिटेल है, आप इसमें पैसा जमा करा देना। नहीं बताया है तो बकायदा उसको डाक से अपनी बैंक डिटेल भेजेगा कि भैया ये मेरी बैंक डिटेल है, जब भी किराया जमा कराना हो इसमें करा देना। और डाक भी कौन सी? रजिस्टर्ड एडी। अब उसके बाद दूसरी बात, और जो भी बैंक अकाउंट नंबर और बैंक नेम बताएगा ना, वो कहां के बताएगा? सेम म्युनिसिपल एरिया जहां पर प्रॉपर्टी है, जहां प्रॉपर्टी है ना उसी एरिया के बैंक अकाउंट नंबर बताएगा। अगर उस एरिया में आपका बैंक नहीं है तो वहां पर आपको बैंक अकाउंट चाहिए उसी एरिया के। कानून ऐसा बोलता है, हालांकि इसको लेकर स्ट्रिक्ट नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट की बहुत ऐसी रूलिंग आ चुकी है जहां पर ये बात बोल दी गई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेम म्युनिसिपल एरिया चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये है, बैंक डिटेल बतानी जरूरी है। तो ये तो इतना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या बैंक अकाउंट नंबर बताना जरूरी है, जरूरी है। कैसे बताएगा? इन दोनों में से कोई भी एक तरीके से बताएगा। अब ध्यान दे देना,
कब तक भरेगा? 15 तारीख तक भरेगा। कैसे भरेगा? ये तरीके। बैंक डिपॉजिट को लेकर पॉइंट ध्यान दे देना कि भैया रेंट एग्रीमेंट में बैंक डिपॉजिट को लेकर बैंक डिटेल वाली बात ध्यान रख लेना, बैंक डिटेल वाली बात। ये है कैसे, कब। और एक छोटी सी और बात है कि भैया ऐसा है, टेनेंट जो है जब किराया भरेगा ना, टेनेंट रसीद ले सकता है आपसे। क्या ले सकता है? रसीद, कि साहब मैंने किराया दे दिया आपको, मेरे को इस चीज के लिखित में दो, लिखित में दो, तो रसीद ले सकता है। ये कोई इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब ध्यान दे देना, एक बार चीजों को रिवाइज करते हैं। आपका कुछ भी कोई भी डाउट रहे पूछ लेना। सबसे पहला टॉपिक सेक्शन 2 के अंदर अपने ने लैंडलॉर्ड, टेनेंट, प्रीमाइसेस। लैंडलॉर्ड और टेनेंट आपको थोड़ा सा तंग कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ लेना उसको, उसकी बारीकियों को। जैसे कि टेनेंट कौन होता है, वो डीम्ड टेनेंट वाली कहानियां जो है वो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, कि कौन कौन टेनेंट माने जाएंगे मरने वाले केस में। तो ध्यान रख लेना, ब्रदर सिस्टर नहीं है उसमें, फादर, मदर, डॉटर, सन और वाइफ, ब्रदर सिस्टर नहीं है उसमें, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आपका सेक्शन 4 इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 4 में तो इतना ध्यान रख लेना, एमिनिटीज की जो सुख सुविधाओं के जो खर्चे लिए जाते हैं वो रेंट का पार्ट नहीं होते हैं। सेक्शन 5 किराया कब तक देना है, किराया कैसे देना है, कैसे के अंदर ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि भाई जो बैंक डिटेल बतानी है लैंडलॉर्ड को वो कैसे बताएगा, या तो रेंट एग्रीमेंट में बताए या फिर रजिस्टर्ड डाक, रजिस्टर्ड एडी के थ्रू बताए, ठीक है। ये है आपका रेंट कंट्रोल एक्ट 1 से लेकर 5। कल अपने हो सका तो सारा तो नहीं, 6 से 10 सारा तो नहीं कर पाएंगे, पर 6 से लेकर 9 तक तो खत्म कर देंगे। सेक्शन 3 अपने करेंगे जब अपने 6 से लेकर 10 का सारा एरिया खत्म कर देंगे, क्योंकि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 खत्म करने के बाद सेक्शन 3 करेंगे अपने। यस, कोई भी डाउट कुछ भी, फिर अपने क्लास खत्म करें। चलिए ठीक है, तो अब फिर अपने क्लास खत्म करते हैं। आपकी अगली क्लास होगी आज, क्लास 5 बजे है, ठीक है। 5 बजे आपकी क्लास है। मैं अभी मैसेज कर देता हूँ, मैम का मैसेज आया था कि भाई 5 बजे आज आधा घंटा क्लास लेट होगी, ठीक है। और बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग क्लास कर लो। क्लास को लेकर कोई भी दिक्कत रहे, कुछ भी रहे तो पूछ लेना। मेन फोकस, क्योंकि आप लोग एग्जाम दे रहे हो, जो आपका, जो लोग अभी आने वाला एग्जाम दे रहे हैं, मेन फोकस अपने एग्जाम पर रखो, पढ़ाई को उस तरीके से रखो जिस लेवल पे आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। अभी जो लोग राजस्थान का आने वाला एग्जाम देना चाहते हैं, अभी इसी तरह का टारगेट रखो, ठीक है। फैमिली लोग, खासकर फैमिली लोग के अंदर, फैमिली लोग को बहुत ज्यादा इन डेप्थ लेने की अभी शुरुआत में कोशिश मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे, चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, तो थोड़ा सा सिंपल रखो, ठीक है। चलो भाई, अब क्लास खत्म करते हैं। कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। यस, कर दें खत्म फिर क्लास। चलो भाई ठीक है, फिर थैंक यू, क्लास खत्म करते हैं।